हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने पंचकुला में बैठक की। बजट को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। कहा, बजट की बारीकियों को हमने जाना है। हिसार के ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कहा, केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार दे रही है युवाओं को रोजगार। वंदे मातरम। मैं पूजा शुक्ला आपके साथ। हमारा खास बुलेटिन हरियाणा हलचल में आपका स्वागत है। इस खास बुलेटिन में आपको हरियाणा की प्रगति की खबरों से अवगत कराएंगे। इसमें देखेंगे आप बदलते हरियाणा की झलक। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आयोजित 48 कोस तीर्थ सम्मेलन में तीर्थ मित्र पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि हमें अपने तीर्थों के विकास और देखभाल के लिए आगे आना चाहिए। गांव हो या शहर, जिन भी स्थानों पर तीर्थ स्थान स्थापित हैं, वहां पर स्थानीय लोगों की समिति बनानी चाहिए और तीर्थों के विकास की योजना तैयार करनी चाहिए। साथ ही सीएम ने गीता महोत्सव के कार्यक्रम में ज्योतिसर में ऐतिहासिक वटवृक्ष के दर्शन किए। भगवत गीता की जन्मस्थली कुरुक्षेत्र में इन दिनों ज्ञान का महाकुंभ चल रहा है। ये सिर्फ हरियाणा की मनोहर सरकार के प्रयास से ही संभव हो सका है, क्योंकि जिस धरा पर गीता का जन्म हुआ, उसी धरा पर गीता का ज्ञान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल गीता महोत्सव में पहुंचे, जहां उन्होंने पहले तो एक संगोष्ठी में भाग लिया और फिर वहां 18,000 छात्रों ने एक साथ गीता का पाठ किया। इस दौरान मनोहर लाल ने कहा कि गीता का सार मानवता के लिए है, गीता का सार मानवता के कल्याण के लिए है। इसे हमने देश विदेश में पहुंचाया। ये जो सामूहिक गीता के श्लोक का उच्चारण का कार्यक्रम है, ये प्राय हर वर्ष हो रहा है, सिवाय 2 वर्ष के बीच में छोड़कर। 2020 और 2021 में ये कार्यक्रम हम नहीं कर पाए। कारण आपको पता है, कोविड का वो कारण था। लेकिन आज पुनः इसको शुरू किया है। 18,000 आप सब लोग यहाँ सामूहिक सांघिक रूप से जो श्लोकोच्चारण कर रहे हैं, और इसी प्रकार ऑनलाइन भी जो मुझे बताया गया है कि 75,000 बच्चे ऑनलाइन सिस्टम से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे सब बच्चों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, शुभकामना भी देता हूँ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 48 कोस के तीर्थों का निरंतर विकास किया जा रहा है। 2017-18 में इन क्षेत्रों के 27 कार्यों के लिए 36 करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी। इसमें 23 करोड़ रुपए अभी तक लग चुके हैं। 27 कार्यों में से 15 कार्य पूरे हो चुके हैं, 6 पर अभी काम चल रहा है और 6 पर अभी काम होना है। सरकार ने 80 तीर्थों पर काम करने की योजना बनाई है। इसके साथ साथ पिहोवा तीर्थ के लिए 10 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। ज्योतिसर में 13 करोड़ रुपए की लागत से विराट स्वरूप स्थापित किया गया है। यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो भी शुरू किया गया है। इसके साथ साथ ज्योतिसर में 200 करोड़ रुपए खर्च कर संग्रहालय बनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का यह समारोह लगातार 2016 से और 2022 अब आ गया है, लगातार ये चल रहा है। सिवाय 2 वर्ष जो कोविड के निकले, उसमें तो उस प्रकार का कार्यक्रम नहीं कर पाए हैं, लेकिन अन्य वर्षों में जो लगातार हर वर्ष धीरे धीरे इसका जो भव्यता बढ़ती जा रही है, एक बहुत ही अच्छा संदेश न केवल कुरुक्षेत्र और हरियाणा में बल्कि देश और दुनिया में इसका जो संदेश जा रहा है, बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। और हम इस अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह पर गीता का जो सार है, गीता का जो संदेश है, मानवता के लिए काम आए और हमेशा हमेशा के लिए मानव जीवन जो है सुखी बने, हम विश्व की शांति की कामना करते हैं। अच्छा कि उनकी व्यवस्था हमारे जो स्वामी ज्ञानानंद जी हैं और उनकी सारी समिति है, उनके माध्यम से सारी तिथियां और सारी व्यवस्था तय होगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने निमंत्रण दिया है कि वहाँ भी गीता जयंती का कार्यक्रम हो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब कुरुक्षेत्र पहुंचे तो पहले अशोक सिंघल वेद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय में चल रही संगोष्ठी में हिस्सा लिया। इस दौरान मनोहर लाल ने कहा कि तुलना करके लोगों को समझाए कि कैसे हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति वर्तमान पद्धति से बेहतर है। आजादी से पहले खंडित किए गए हमारे वेद विज्ञान को अब आगे लाया जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल उस ऐतिहासिक वट वृक्ष के पास ज्योतिसर पहुंचे, जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। इस दौरान अधिकारियों को ज्योतिसर के सौंदर्यीकरण को लेकर भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि अगले वर्ष से गीता जयंती महोत्सव 6 दिन की बजाय 8 दिन का होगा। ये महोत्सव रविवार से शुरू होकर रविवार पर ही खत्म होगा। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि सभी तीर्थ स्थलों को गीता महोत्सव में एक स्टॉल दी जाए, ताकि वो अपने तीर्थों से जुड़ी जानकारी और कहानी वहाँ पर प्रदर्शित कर सके। बहरहाल कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव से दुनिया भर में संदेश दिया गया कि गीता का ज्ञान सबसे बड़ा है।
साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 48 कोस तीर्थ सम्मेलन में तीर्थ मित्र पोर्टल का शुभारंभ किया। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला के पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ पहले तो बैठक की और फिर राज्यों के वित्त प्रबंधन और बजट पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बजट की बारीकियों को सीखने का एक मौका। पिछले 3 साल से वित्त मंत्री के तौर पर बजट के अनछुए पहलू जानने का मौका मिला है। हमारी आय और खर्च को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया है। इस दौरान विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा, संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर मंच पर मौजूद रहे। देखिए, जैसा हमको पता है कि हर वर्ष मार्च के महीने में अपने विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया जाता है और बजट में पिछले 2 वर्षों से हम जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी परामर्श समितियां भी बनाई गई हैं, उनसे परामर्श करने के लिए कुछ बैठकें भी की जाती रही हैं। उसका बहुत बड़ा लाभ उन दिनों में, उन 2 वर्षों में हुआ है। इस बार मैं स्पीकर साहब का बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ कि 3 महीने पहले और आज अगले बजट के संबंध में कुछ ट्रेनिंग सेशंस कुछ एक्सपर्ट्स को बुला करके ये किए जा रहे हैं। और इसमें हमने भी आग्रह किया है कि जो बजट सत्र में सामान्यतः विधायक अपनी डिमांड्स को उठाते हैं, उसकी बजाय अभी 3 महीने पहले यदि अपनी डिमांड्स बता देंगे तो उनको बजट के अंदर समायोजन करना आसान होता है। अन्यथा बजट प्रस्तुत होने के बाद कई बार ऐसी डिमांड्स को समायोजन करना कठिन होता है। तो ऐसा विधायकों ने इस बात को सराहा है और मुझे लगता है कि अभी 3 महीने पहले ही अपने अपने क्षेत्र की डिमांड के हिसाब से अगर वो बताएंगे तो आगामी बजट में उनको समाहित किया जा सकता है। एक बहुत अच्छा ये प्रयोग है और इससे विधायकों की ट्रेनिंग होगी, उनकी समझ भी बढ़ेगी और बजट के जो मुख्य पहलू होते हैं उन सब पहलुओं के बारे में भी उनको जानकारी मिलेगी ताकि बजट सेशन में एक अच्छे प्रकार का बजट को पास किया जा सके। मैं कई बार कह चुका हूँ, विपक्ष का अर्थ ही विपक्ष की बात करना ही होता है। कभी पक्ष की बात, समर्थन की बात करने का तो कोई अर्थ बनता नहीं है। लेकिन जैसे मैंने बताया, हरियाणा सब राज्यों से, आसपास के राज्य हों अथवा दक्षिण के राज्य हों, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। हमारा जो जीएसडीपी है वो हर वर्ष बढ़ता है और जितनी मात्रा में जीएसडीपी बढ़ता है उतनी ही मात्रा में हम जो है वार्षिक जो कर्ज वही लेते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। हमारे कर्ज की जो लिमिट होती है अभी तक थी 3%, लेकिन कोविड के कारण से इसको 4.5 और 5% भी किया गया। लेकिन हमने अभी भी 3.5% से ऊपर अपना बजट का जो ऋण है वो कभी प्रस्तावित नहीं किया है। और अब आगे हम विचार करते हैं कि 3.5 को भी घटा करके हम कोशिश करेंगे इसको 3% तक ही रखा जाए। जीएसडीपी बढ़ने से और हमारे स्कोप जो है हमारे पास ऋण लेने का पर्याप्त होता है, उससे हम लेते हैं और उससे विकास के काम, जनता के जो हित के काम हैं वो सब करते हैं। हम जनता के हितों में जो योजनाएं, जो उन्हें घोषणाएं की हैं, जो हम सब्सिडी देते हैं, जो हम ग्रांट्स देते हैं, जो हम रेवेन्यू के जो खर्च करते हैं, वो सारे बाकी प्रदेशों से भी अधिक हैं। उदाहरण के तौर के ऊपर हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो ओल्ड एज पेंशन है वो सब प्रदेशों से ज़्यादा है। हमने अभी आयुष्मान भारत में भी, बाकी देश में तो केंद्र की जो सीमा है 1,20,000 रुपये वार्षिक की, हमने उसको 1,80,000 रुपये तक वार्षिक कर दिया है। और जो आयुष्मान भारत की जो परिवार उसमें छूट गए हैं और परिवारों को बढ़ा करके जो चिरायु हरियाणा योजना शुरू की है उसमें लगभग 550 करोड़ रुपया हम अतिरिक्त खर्च कर रहे हैं। इसलिए हमारे हरियाणा में हम खर्च भी ज़्यादा करते हैं, इनकम भी ज़्यादा करते हैं और ऋण भी अपनी लिमिट में लेते हैं, उससे ज़्यादा लिमिट लेते नहीं है ना। कि उसमें सामान्यतया जो ऋण की सीमाएं होती हैं जीएसडीपी की तुलना में उसी को आंकलन किया जाता है। बाकी राज्य तो 4%, 4.5% और कुछ 5% तक पहुंच गए हैं। हमारा इस वर्ष का जो अनुमानित जीएसडीपी के तुलना में जो ऋण है 3.52% है, जो अपने आप में बहुत बड़े कंट्रोल में है। इसलिए हम बाकी राज्यों की स्थिति की तुलना में हम काफ़ी अच्छे लेवल पर खड़े हैं। को लेकर के आज विधायकों को कहा है कि अपने क्षेत्र की डिमांड बताएं और जब डिमांड बताएंगे तो उसमें से कुछ जो डिमांड्स पूरा करने के लिए वो हम कहेंगे। और अगले बजट के फोकस में जो सेवाएं हैं, ज़रूरी सेवाएं हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और जो प्रदूषण को समाप्त करने के लिए एनवायरमेंटल विषय हैं
उस पर है, कृषि है, सिंचाई है और ग्रामीण विकास में खासतौर पर जैसा हमने पॉन्ड अथॉरिटी बनाई है, उसके प्रकार से स्वच्छता का अभियान है। तो ऐसे मोटे जो विषय पहले से जिनके ऊपर फोकस हमारा है, उसी को आगे बढ़ाते हुए एक अच्छा बजट हम लेकर के आएंगे। लेकिन अभी 3 महीने बाद कोई योजना बनाएंगे, लेकिन आज उसका जो पहला जो चरण है वो विधायकों का प्रशिक्षण है, ये भी उसी का एक हिस्सा है। और ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी हिसार में प्रथम दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। दीक्षांत समारोह में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे। उन्होंने ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी भारत के उभरते प्रमुख प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में से एक है, ये कहा। इस संस्थान ने हजारों युवाओं को शिक्षित कर रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाकर देश को एक नई दिशा दी है। दीक्षांत समारोह में किसी भी शिक्षण संस्थान की सालों की मेहनत होती है। दीक्षांत समारोह में अनुराग सिंह ठाकुर ने विद्यार्थियों को डिग्रियां वितरित कर उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। खेलों को बढ़ावा देने के लिए टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप स्कीम चल रही है, जिसके अंतर्गत खिलाड़ियों का रहने का, भोजन का, ट्रेनिंग का सारा खर्चा देश और विदेश का भारत सरकार वहन करती है और 6 लाख रुपया सालाना जेब खर्च भी अलग से देती है। इसके अलावा जो अलग एथलीट्स हैं जिनको अकेडमीज में रखा जाता है, उनके ऊपर एक एथलीट के ऊपर 6,20,000 रुपया प्रतिवर्ष ऐसे लगभग 3,000 खिलाड़ियों के ऊपर अलग से खर्च करती है। हजारों और खिलाड़ी चुने हैं जिनके लिए हमने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला है, जो 29 स्थानों पर है देश भर में, और साइट ट्रेनिंग सेंटर 23 खोले हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि भारत सरकार ने खेलों को बढ़ावा कैसे दिया, और इसीलिए टोक्यो ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स और डेफ ओलंपिक्स में आज तक के सबसे ज्यादा मेडल्स आए। थॉमस कप भारत जीता पहली बार। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हम लोगों ने गोल्ड मेडल जीते और कॉमनवेल्थ गेम में भी 66 मेडल जीत पाए। ये तब संभव हुआ जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर कदम उठाया। 2700 करोड़ रुपए के आधारभूत ढांचे के काम चल रहे हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, और जो केंद्र का बजट था जो लगभग 840 करोड़ रुपया था यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स का, वो बढ़ाकर 2400 करोड़ रुपया किया है। तो इसमें बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। जहां तक खिलाड़ियों को रोजगार की बात है, केंद्र के भी अलग अलग डिपार्टमेंट दे रहे हैं और राज्य की सरकारें भी उसको दे रही हैं। खेलों को जो मेडल जीतते हैं, हमने ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स, बाकी मेडल में जीतने वालों के लिए भी लगातार कैश प्राइज भी दिया और टाइम पे रहते दिया। हमने तो ऑनलाइन सुविधा कर दी है, अब किसी खिलाड़ी को जाना नहीं पड़ता। ऑनलाइन एप्लीकेशन आधे घंटे के अंदर भरी, 15 मिनट में भरी, तो उसको उतना ही करना है, किसी को चक्कर नहीं काटने पड़ते, ना स्पोर्ट्स अथॉरिटी के ना अपनी फेडरेशन के। ये खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी सुविधा है कि उसको कहीं चिंता करने की जरूरत है। और हरियाणा हलचल में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, जल्द हाजिर होते हैं।